गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर्स में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सारी चीज़ अपने पढ़ ली है। जेनेटिक कोड हमने पढ़ ली है, ठीक है। डीएनए के बारे में पढ़ा, आरएनए के बारे में पढ़ा, सब कुछ अपने पढ़ लिया है, ठीक है। अपना अल्टीमेट एम क्या था कि अपने पास जो भी डीएनए है उससे क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। तो हमने डीएनए से एमआरएनए बनना है, उसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कहा, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना है, उसको अपन ट्रांसलेशन कहा, ठीक है। इसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। आपका जो जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि डीएनए है उससे एमआरएनए और उससे क्या बन रहा है, फाइनली प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो डीएनए से प्रोटीन जो बन रहा है ना, उसी को अपन जीन एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर समय उस प्रोटीन की अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है? बोले नहीं भाई, अपनी बॉडी है उसके अंदर सेल से बनी है। सेल के अंदर आपके क्या है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, यानी डीएनए है, ठीक है। वही डीएनए आपके यहाँ पे, वही डीएनए यहाँ पे, वही डीएनए यहाँ पे, वही डीएनए यहाँ पे, यानी डीएनए तो सब में सेम है ना आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी से किसी भी यदि अपन सेल को लें, उसके अंदर क्रोमोसोम, डीएनए या फिर जीन की अपन स्टडी करेंगे तो वो तो सब बॉडी में सेम मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो यहाँ पे एक्टिव होते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे एक्टिव होते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो टंग के अंदर, पेंक्रियाज के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर एक्टिव होते हैं, कुछ नहीं होते, ठीक है। अब उनका एक्टिवेशन, उनका कंट्रोल कैसे होता है, या हम ये कह सकते हैं सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप इतना समझ लीजिए कि आपका जो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, प्रोटीन जो बन रहा है, उसकी ज़रूरत जब नहीं होती है तब उसको कैसे बंद किया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, आपने फैन चला रखा है, अब आपको फैन की ज़रूरत नहीं है तो आप क्या करेंगे, फैन को बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। आपको जब ज़रूरत है तब आपने क्या कर लिया, उसको ऑन कर दिया। इसी वजह से इसके अंदर हम स्विच ऑफ और स्विच ऑन मॉडल भी पढ़ेंगे, समझ आ रही ना, स्विच ऑफ स्विच ऑन मॉडल भी पढ़ेंगे। वैसे ही जब अपन को प्रोटीन की बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसका प्रोडक्शन बंद कर देती है बॉडी, और जब उसकी प्रोटीन की प्रोडक्शन की जरूरत होती है तब उसको वो यूटिलाइज कर लेती है। यानी ऑन और ऑफ, जैसे बटन को ऑन और ऑफ करके हम सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही आपका जो जीन एक्सप्रेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको अपन रेगुलेशन के नाम देते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि जो जीन एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। बात यहां तक समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है, उसके अंदर कहां पे अपन जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। 4 ऐसे लेवल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं जिसके थ्रू अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसको, जीन एक्सप्रेशन को। मान लीजिए आपके पास ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए से क्या बनेगा भाई, आपका एमआरएनए बन गया। ये लो, एमआरएनए जब बन गया, सबसे पहले एमआरएनए तो नहीं बनेगा ना, आपके पास बनेगा एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। फिर उसकी क्या होगी भाई, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होगी तो आपका क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। समझाइए ये बात। एमआरएनए बनने के बाद एमआरएनए क्या करता है, यहाँ से बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में आने के बाद जो एमआरएनए है उसका क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो क्या बनती है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की चेन बनती है, जिसको अपन क्या करें, प्रोटीन बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो कहाँ पे कंट्रोल हो सकता है। सबसे पहला लेवल क्या हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उसी समय हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि डीएनए है उसे एमआरएनए बनाना है कि नहीं बनाना है, एमआरएनए यानी एचएनआरएनए बनाना है कि नहीं बनाना। पहला लेवल तो ये हो गया। दूसरा लेवल क्या हो गया आपका, कि एचएनआरएनए से जब एमआरएनए बन रहा है, यानी जब प्रोसेसिंग हो रही है ना, एट प्रोसेसिंग लेवल, जब एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होकर के स्प्लाइसिंग होने के बाद में हम एमआरएनए बनाते हैं तो उसी समय हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा लेवल। थर्ड लेवल क्या होगा कि एमआरएनए है, एमआरएनए ये वाला इतना काम, ट्रांसक्रिप्शन वाला काम कहाँ हो रहा है भाई, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जब आपका एमआरएनए आता है, किसके लिए, ट्रांसलेशन लेवल के लिए,
तब भी हम क्या कर सकते हैं, उस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर, थर्ड लेवल ट्रांसफर हो गया एमआरएनए का, कहाँ, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। और फोर्थ लेवल क्या होता है कि साइटोप्लाज्म आने के बाद जब उसका ट्रांसलेशन होता है तो फोर्थ लेवल आपका ये है जहाँ पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। 4 लेवल की हम बात कर रहे हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, सेकंड प्रोसेसिंग लेवल, थर्ड ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और फोर्थ है आपका ट्रांसलेशन लेवल। ये आपको चारों पॉइंट याद होने चाहिए। इस डायग्राम के थ्रू आप याद करने की कोशिश करोगे। ये आपका न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, और यहाँ पे यदि अपन बना दें तो ये आपकी सेल बन जाएगी जिसमें ये आपका साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है। ठीक है ना, ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, हम जो ये जो लेवल हैं, जो कंट्रोल करने वाले जो लेवल हैं जीन एक्सप्रेशन के, इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल होते हैं, जो कंट्रोलिंग लेवल्स होते हैं जीन एक्सप्रेशन के, वो भी नहीं पढ़ेंगे। हम इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी आपकी ई कोलाई मान लीजिए जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर जीन एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। ये 4 पॉइंट यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूं मैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं हो। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना जो टॉपिक है, लेक ओपेरॉन। ध्यान से सुनना, सारी कहानी समझ आ जाएगी। नहीं सुनोगे कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एकदम सिंपल है। लेक ओपेरॉन, ये जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कर लेते हैं। जैकोब एंड मोनार्ड, ये नाम याद कर लेना भाई, जैकोब एंड मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड ने आप लेक ओपेरॉन मॉडल जो है वो प्रपोज्ड किया था। अब हम बात करते हैं कि ये लेक ओपेरॉन जो है ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है ना, लेक ओपेरॉन, सबसे पहले बात करते हैं लेक का मीनिंग क्या है। लेक फॉर लैक्टोज। लेक क्या है? लैक्टोज शुगर है आपकी, जिसको हम कह सकते हैं ये आपका क्या है, डाइसैकेराइड है। किस किस से बना है ये आपका बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी हुई एक शुगर है, डाइसैकेराइड शुगर है। ठीक है, ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन एक ग्रुप ऑफ जीन्स है, जीन का एक ग्रुप है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन प्लस रेगुलेटरी जीन। किसका बना है? स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटरी जीन का बना हुआ है। बात समझ में आई क्या? किस किस का बना है? एक तो स्ट्रक्चरल जीन का बना है, एक रेगुलेटरी जीन का बना है, और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओपेरॉन कहते हैं। हमको किसने बताया था? जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था कि लेक ओपेरॉन आपको पढ़ना है। अब लेक ओपेरॉन एक्चुअल में है क्या? यानी कि स्ट्रक्चरल जीन, उसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी जीन होता है। ठीक है, और ये एक जीन के फॉर्मेट में होते हैं, और लैक्टोज के साथ में इस सबको यूटिलाइज करके हम इस मॉडल को पढ़ने वाले हैं। अब इसकी कहानी क्या है वो सब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि आपका जो ई कोलाई है वो क्या है? ये हेटेरोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, यानी आपकी ई कोलाई सेल्स है वो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकती। बना सकती है क्या? नहीं बना सकती, यानी इसको न्यूट्रिशन लेने के लिए बाहर से किसी एनवायरनमेंट से उसको न्यूट्रिशन से लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या करती है, मान लीजिए ये कोई आपकी, चलो कोई बीकर तो क्या बना, और कुछ बन गया क्या? चलो ये कुछ आपका बीकर है, इसमें अपने ई कोलाई सेल्स ये डाल रखी है। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया इसको फूड सोर्स ग्लूकोज, तो ये क्या करेगी? ग्लूकोज को इजीली अब्जॉर्ब कर लेगी, अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी और अपनी एक्टिविटी काम कर लेगी, यानी खत्म हो जाएगी सारी कहानी इसकी। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन एनर्जी सोर्स के रूप में ग्लूकोज की जगह हम इसको क्या दे सकते हैं? लैक्टोज भी तो दे सकते हैं भाई, लैक्टोज भी तो दे सकते हैं। अब यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है कि ग्लूकोज एनर्जी सोर्स दे रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्स की होती है ग्लूकोज, इजीली उसको वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन
जब मैं बात करूं कि लैक्टोज यदि उसको दिया जाता है तो लैक्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है, एक शुगर है जिसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसमें बॉडी का अब्जॉर्प्शन होगा। इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये क्या करती है, ई कोलाई एक एंजाइम बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, नाम याद कर लेना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा तो उसको तोड़ेगा, किस किस में तोड़ेगा भाई, जिससे बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देगा और फिर उसको एनर्जी मिलने वाली है। समझ आ रही मेरी बात? अब मुझे एक बात बताइए, जब उसको एनर्जी सोर्स के रूप में ग्लूकोज ही मिल रहा है, उसके पास लैक्टोज है ही नहीं, तब उसको क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने की जरूरत है? नहीं है ना, नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेगा, इस एंजाइम को नहीं बनाएगा। जब लैक्टोज यहाँ पे अवेलेबल होगा तभी तो ये क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाएगा। यानी एंजाइम क्या है आपका, प्रोटीन है। यानी यही तो अब एक्सप्रेशन हम पढ़ने वाले हैं कि जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जब एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है तब वो बनाता है, और जब रिक्वायरमेंट नहीं होती तब नहीं बनाता है। अब कैसे बनाता है और कैसे नहीं बनाता है, ये हम इस लेक्चर के अंदर अभी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक समझ में आया है तो आप बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आएगी बेटा? ठीक है। अब मैं इधर कुछ बना देता हूँ, वो आपकी स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर्स होती है, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। देखिए विजिबल होगा ना, दिख रहा है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए एक स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल जीन ZYA। अब एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, आपने जब अपन ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे तो उस समय बताया था कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसके अंदर पॉलीसिस्टोनिक जीन होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसिस्टोनिक जीन होते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक जीन होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक जीन का क्या मीनिंग होता है कि एक ही जीन एक से ज़्यादा प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन मोनोसिस्टोनिक का मीनिंग हमने ये समझा था, ये यूकैरियोट्स के अंदर होता है, एक जीन एक ही प्रोटीन को बनाता है। तो आपका यूकैरियोट्स नहीं, हम प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं, ई कोलाई सेल्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर पॉलीसिस्टोनिक जीन होगा। यानी ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, रुक जा भाई क्या दिक्कत आ रही है तेरे को, ये आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके हम 3 कंपोनेंट मान सकते हैं। कितने कंपोनेंट मान सकते हैं? 3 कंपोनेंट मान सकते हैं। तो एक हो गया जीन Z, Y और A, यानी 3 पार्ट हो गया, अपन ये कह सकते हैं। एक Z है, एक Y है और एक A है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये क्या करता है, जब ट्रांसक्राइब करता है तो क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। लेट मी चेक इट इज विजिबल टू यू और नॉट। ओके राइट, ये जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा mRNA बनाएगा, और mRNA जब ट्रांसक्राइब्ड होगा तो क्या बनेगा भाई, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक है तो एक से ज़्यादा प्रोटीन बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या करेगी, ये जीन Z, Y जो A है, सुनना मेरी बात ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, जीन Z, Y और जो A है वो तीनों ही जब एक्सप्रेस करती हैं तो 3 अलग अलग प्रोटीन बनाती हैं। यानी जीन तो आपका एक ही है, लेकिन इसके पार्ट कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो mRNA बनाया है इसमें ये Z ने बनाया है, ये Y ने बनाया है और ये आपके A ने बनाया है mRNA। फिर इस mRNA से जब प्रोटीन बनेगा तो 3 प्रोटीन बनेंगे, यानी 3 एंजाइम्स बनेंगे। 3 एंजाइम कौन कौन से बनेंगे, आपका जो जीन Z है वो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। आपका जो Y है सेकंड नंबर वाला, यहां लिख देता हूं, ये आपका बनाएगा एंजाइम परमिएजेज। थर्ड है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। सुन लो ध्यान से, 3 एंजाइम बनाएंगे, यानी जीन Z, Y और A। 3 याद रखने स्ट्रक्चरल जीन के अंदर, Z, Y, A।
ये ZYA जो है, Z बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, Y बनाएगा परमिएजेज एंजाइम और थर्ड A जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाएगा। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फंक्शन तो अभी हमने पढ़ा है कि लैक्टोज जो डाइसेकेरेड है उसको डाइजेस्ट करने में काम आता है, पहली बात। दूसरी बात, परमिएजेज जो एंजाइम है ये क्या करेगा? ये क्या करेगा, कहाँ है आपकी, ये जो आपकी जो मेम्ब्रेन है ना, इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा ताकि जो लैक्टोज मीडियम के अंदर जो प्रेजेंट है वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाए। सुनना ध्यान से, परमिएज नाम से ही पता चलता है, इट इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी इसकी जो सेल है इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा ताकि लैक्टोज अंदर चला जाए, अब्जॉर्ब कर ले उसको। ठीक है, और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम तीसरा है आपका। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए ये एक स्ट्रक्चरल जीन है तो ऑब्वियसली इसका यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रमोटर भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? हमने जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तब उस समय अपन ने पढ़ा था कि प्रमोटर जो है उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाइंड करता है और उसका स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, एमआरएनए बन जाता है और फिर उसका ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे ना, उसके बाद अपन देखें कि इसके साथ में ही एक यहाँ पे एक दूसरा जीन होता है जिसको अपन आई जीन के नाम से जानते हैं। आई जीन का मतलब यहाँ पे रिप्रेशर जीन से है, रिप्रेशर जीन, इसको आई से अपन कह सकते हैं उसको इनहिबिटरी जीन, इनहिबिटरी जीन। ये आई जीन है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन होगा तो ये क्या बनेगा? प्रोटीन बनाएगा। उस प्रोटीन को हम बोलेंगे रिप्रेशर प्रोटीन। ये इस रिप्रेशर प्रोटीन इसने बना दिया है। अब ये आई जीन है, इसका यहाँ पे क्या होगा? प्रमोटर होगा। एक चीज़ और देख लीजिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये इसका प्रमोटर है। इन दोनों के बीच में एक सीक्वेंस होती है जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ओ का मीनिंग यहाँ पे किससे है? ऑपरेटर जीन से है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये पूरा जो स्ट्रक्चर अभी जो मैंने बनाया है ये आपका ओपेरोन बना है। जब हम ओपेरोन के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको क्या बताया था कि एक्चुअल में ओपेरोन क्या है? स्ट्रक्चरल जीन प्लस रेगुलेटरी जीन की जो सीक्वेंसेस होती हैं मिलकर के आपका ओपेरोन बनाती है। तो स्ट्रक्चरल जीन तो ये हो गया आपका ZYA, प्रमोटर इसका ऑपरेटर हो गया, ये आपका आई जीन हो गया यानी रेगुलेटरी जीन हो गया। ठीक है ना, रिप्रेसर जीन या रेगुलेटरी जीन जिसको अपन कहते हैं, ये रेगुलेटरी जीन हो गया, ये इसका प्रमोटर हो गया। तो ये पूरी स्ट्रक्चर्स आपकी क्या बनी है? पूरी स्ट्रक्चर्स आपकी ओपेरोन बनी है। और ये कौन सा ओपेरोन है? ये है लेक ओपेरोन। इसके अंदर हम लैक्टोज की स्टडी करेंगे कि लैक्टोज कैसे कंट्रोल करता है। तो ये लेक ओपेरोन हो गया। तो कहानी समझ में आएगी, ओपेरोन क्या है, लेक ओपेरोन क्या है। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, इसकी पूरी कहानी समझ लेते हैं अपन। मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए इस मीडियम के अंदर ग्लूकोज है, इस मीडियम के अंदर ग्लूकोज है, लैक्टोज नहीं है। जब ओनली ग्लूकोज है, लैक्टोज नहीं है, तो ये एंजाइम बनाने की ज़रूरत है क्या भाई? बताओ मुझे। नहीं है ना, ये एंजाइम बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंजाइम बनाने की ज़रूरत नहीं है तो फिर रोकना पड़ेगा इसको। भाई ये रोकना पड़ेगा, इतना काम क्यों कर रहे हो? कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है और फिर भी वो आपके पास आ रही है तो वो आपके लिए फ्यूटाइल है, वो आपके लिए व्यर्थ है, कोई काम की नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना है भाई? तब हमको इसको रोकना पड़ेगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन जो कंट्रोल हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन का जो कंट्रोल हो रहा है, वो किस लेवल पे करते हैं हम लिख लेना, अंडरलाइन करना। बुक में दिया हुआ है लेकिन शायद आपको मिले या नहीं मिले, समझ में आया कि नहीं है। ये हो रहा है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। कहाँ पे हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कंट्रोल हो रहा है। अंडरलाइन कर लेना इसको स्टार बना करके। 4 लेवल अब पढ़े थे ना अपने, ट्रांसक्रिप्शनल, प्रोसेसिंग, ट्रांसफर, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आपका लेक ओपेरोन काम करता है।
यानी ट्रांसक्रिप्शन ही उसका बंद कर दिया जाता है। अब कैसे बंद करेंगे सुनिए, अपन को इस एंजाइम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास यानी ई कोलाई सेल के पास ग्लूकोज मीडियम के अंदर है, तो उसको लैक्टोज नहीं है उसके पास, तो उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये कहानी इसको जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, तब क्या होगा, आपका जो जीन आई है, रेगुलेटरी जीन है, रिप्रेसर जीन है, इनहिबिटरी जीन है, ये क्या करेगा, ये तो अपना काम करेगा, ये कंटिन्यूस, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, ये तो खुद कंट्रोल करता है भाई। तो ये क्या करेगा, अपना रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, इस स्ट्रक्चरल जीन के जो ऑपरेटर है इसके ऊपर जाकर के बाइंड हो जाएगा ऐसे। अब रिप्रेसर प्रोटीन है, इस ऑपरेटर पे जाकर के बाइंड हो गया, तब बताओ आगे क्या होगा, क्या होगा आगे? आगे होगा कि यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होगा। अब लेकिन यहां पे सामने कौन आ गया, रिप्रेसर प्रोटीन आ गया। भाई कहानी ये हो गई कि रिप्रेसर प्रोटीन सामने आ गया, ये यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आया इसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, लेकिन बीच में रिप्रेसर प्रोटीन है, भाई थम जा, जरूरत ना है, तो अपना काम बंद कर दे। आरएनए पॉलीमरेज को ये ट्रांसक्रिप्शन करने ही नहीं देगा, ट्रांसक्रिप्शन करने ही नहीं देगा। तो ट्रांसक्रिप्शन जब नहीं होगा तो ट्रांसलेशन होगा क्या, नहीं होगा। यानी प्रोटीन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। आपके जो 3 एंजाइम बनने वाले थे, बीटा गैलेक्टोसाइलेज, परमिएजेज, ट्रांसएसिटाइलेज, क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे। और अपन को बनाने भी नहीं है भाई, क्योंकि अपने पास तो मीडियम में क्या है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है ही नहीं। तो ये मॉडल कौन सा हो गया, जब अपन को जरूरत नहीं है तो हमने स्विच को क्या कर दिया भाई, ऑफ कर दिया है। तो इस मॉडल को, इस टाइप का जो कंट्रोल है, इसको अपन स्विच ऑफ मॉडल भी कहते हैं। इसको हम नेगेटिव कंट्रोल भी कहते हैं, नेगेटिव कंट्रोल भी। हमने क्या कर दिया, इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। बात समझ में आ गई? कब ये काम कब हो रहा है, जब हमने पास लैक्टोज नहीं है मीडियम के अंदर, सिर्फ ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज है तो इजीली अपन ऑब्जॉर्व कर लेंगे, एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं है। तो रिप्रेशन हमेशा काम करता रहेगा अपना, और इसको जाकर के बाइंड कर देगा, इसकी दुकान बंद कर देगा। अब सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टार वाला है, अच्छा क्वेश्चन बनता है क्या, कि ये रिप्रेसर प्रोटीन इसका ट्रांसक्रिप्शन रोक देता है, लेकिन एफिशिएंट तरीके से नहीं रोक पाता है। बच्चों आवाज नहीं, लेकिन बच्चे फिर भी आवाज करते रहते हैं धीरे धीरे। ए बिमला, हाँ बोल, कमला, कमला बिमला आपस में टॉकिंग करते रहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो ऐसे ही स्ट्रक्चरल जीन है, वो स्मॉल अमाउंट में क्या करता है, परमिएजेज एंजाइम को बनाता रहता है, ट्रांसलेशन होता रहता है। थोड़ा बहुत बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, थोड़ा सा आपका परमिएजेज बनता रहेगा। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके मीडियम के अंदर ग्लूकोज नहीं है। सेकंड सिचुएशन की सुनना ध्यान से, स्मॉल अमाउंट में आपका परमेज एंजाइम हमेशा ही बनता रहता है, टोटली ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। इस चीज को समझ लिया? अब देखो इसका फायदा क्या होने वाला है। जब मीडियम में लैक्टोज आया, ठीक है, अब ये लैक्टोज है वो सीधा तो मेम्ब्रेन में नहीं जाएगा, सेल के अंदर कैसे जाएगा भाई? ठीक है, तो क्या होता, अभी अपन ने पढ़ा है कि स्मॉल अमाउंट में परमिएज एंजाइम हमेशा बनता रहता है उसके अंदर। तो हमेशा इसकी क्या होती है, परमिएबिलिटी रहती है। किसके लिए? लैक्टोज शुगर के लिए। और लैक्टोज आपका अंदर चला जाता है, लैक्टोज उसके अंदर चला गया। अब लैक्टोज अंदर चला गया, अब क्या कहानी होने वाली है उसको सेकंड सिचुएशन के नाम से जानते हैं। और सेकंड सिचुएशन देखिए क्या होता है। जब यहां पे लैक्टोज अपने पास अवेलेबल है तो देखना क्या होता है, सिचुएशन को अपन चेक कर लेते हैं। ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। जब आपका, रुक जा भाई, ये वायर भी ना, देखिए खत्म है, लास्ट है। जब आपका यहां पे लैक्टोज अवेलेबल है, इसको ऐसे बनाए ना, तो इसको अपन ऐसे बना देते हैं। ये आपका लैक्टोज है, लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल है। लैक्टोज को हम क्या कहेंगे, इंड्यूसर का नाम देते हैं, याद कर लेना। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज। जब लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल है,
ये तो अपना काम करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, जाकर के उसको बाइंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बोलेगा रुक जा, जाने न दूंगा तेरे को, इतने दिन तूने इसको बंद कर दिया, आज मैं हूं इसके पीछे। तो ये लैक्टोज क्या करेगा, इस रिप्रेसर के साथ ही बाइंड हो जाएगा। ये ले भाई, इतने दिन तू कंट्रोल कर रहा था, आज मैंने तेरे को कंट्रोल कर लिया है, और आपका रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव रिफ्रेसर प्रोटीन बना देगा, इनएक्टिव कर देगा इसको। अब तू किसी के साथ बाइंड होने लायक नहीं है, छोड़ा ही नहीं मैंने तेरे को, कहीं नहीं जा सकता तू। जब ये ऑपरेटर पे जाकर के बाइंड नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन करेगा तो क्या बनेगा, वही तीनों एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएजेज और ट्रांसएसिटाइलेज बना देगा। आपकी जो लैक्टोज है वो मीडियम में है, उसको वो कंटिन्यूस यूज करता रहेगा, उसको डाइजेस्ट करता रहेगा और एनर्जी लेता रहेगा। इस टाइप का मॉडल को अपन ने क्या किया, अपन को जरूरत थी ना तो स्विच को ऑन कर दिया अपन ने, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्विच ऑन मॉडल। स्विच ऑन मॉडल, क्या लग गया, ज़्यादा लग गया, स्विच ऑन मॉडल, ठीक है। दूसरा इसको अपन पॉजिटिव कंट्रोल भी कहते हैं। कहानी समझ में आ गई क्या भाई, यही है। ये आपका नेगेटिव कंट्रोल था पीछे वाला, और ये अभी जो पढ़ा हुआ आपका पॉजिटिव कंट्रोल है, वो स्विच ऑफ मॉडल था, ये आपका स्विच ऑन मॉडल है। जरूरत हुई तो स्विच ऑफ कर दिया, जरूरत हुई तो स्विच ऑन कर दिया, जैसी ज़रूरत वैसा ही स्विच, टिक टॉक टिंग टोंग टिंग। समझ में आ गई भाई। बस आपका लेग ओपेरॉन खत्म है। ये अपने लेग ओपेरॉन पढ़ा, ऐसे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन बहुत सारे ओपेरॉन्स होते हैं जो अपन को स्टडी नहीं करने हैं। आर्जिनिन है, एस्टिडीन है, बहुत सारे ओपेरॉन हो सकते हैं। अपन को सिर्फ ये स्टडी करना था, जो हमने स्टडी कर लिया, समझ लिया कैसे कंट्रोल होता है, कैसे रेगुलेशंस होता है। इसके बारे में यदि कोई भी क्वेश्चन आता है और आपका रॉन्ग होता है तो मुझे लगता नहीं कि आपसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई होगा फिर, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा हमने करवा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बचा है इस चैप्टर के अंदर, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बचा है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।